हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो हमारा चल रहा था बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड का आज का हमारा फिफ्थ पार्ट होने वाला है और यूरिनरी सिस्टम का हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है। मतलब इससे पहले हम दो पार्ट देख चुके हैं यूरिनरी सिस्टम के। तो अगर जिस स्टूडेंट ने भी ये लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए चैनल पे जाके और वहां से लेक्चर्स अटेंड कीजिए। रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने के लिए कटारिया फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो रेगुलर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम एक टॉपिक रह गया था हमारा यूरिनरी सिस्टम का, उसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है। उससे पहले मैं बता दूं, आप लोगों ने अभी तक कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया, जाइए प्ले स्टोर पे कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में वहां पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा कोर्स भी हमारा अपलोड हो चुका है सेकंड सेमेस्टर का, वो भी जाके वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो टॉपिक है हमारा मैच्यूरेशन रिफ्लक्स या फिर यूरिनेशन रिफ्लक्स, इसको हम बोल सकते हैं। तो मोटा मोटी समझे तो अब देखिए, हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अबाउट 500 ml यूरिन स्टोर हो सकता है, लेकिन एक लिमिट होती है उसकी। तो उसके बाद उसको बाहर एक्सक्रिएट करना होता है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली नहीं होता है। हम जब चाहें तभी एक्सक्रिएट हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए क्या चीजें बनी हुई हैं, क्या क्या सिस्टम्स हमारे इस सिस्टम में लगे हुए हैं, उनके बारे में आज जानकारी हम लेंगे। तो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ठीक है, काफी काफी बच्चे होते हैं जैसे बेड बीटिंग करते हैं, बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम देखी जाती है क्योंकि वहां पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जो स्पिंचर्स होते हैं, वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो मैक्यूरिएशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरेज एंड रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। मतलब यूरिन में कैसे स्टोर हो रहा है ब्लड, और यूरिन से कैसे बाहर जा रहा है ब्लड फ्रॉम ब्लैडर। ठीक है, तो उस प्रोसेस की स्टडी हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूरिनेशन रिफ्लेक्स, इसको हम बोलते हैं। तो मैक्यूरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें मूत्र मूत्राशय से में संग्रहित होकर बाहर निकाला जाता है। क्या मैकेनिज्म होता है? सबसे पहले तो जो ब्लैडर है हमारा, यूरिनरी ब्लैडर है, वो फिल होगा बाय यूरिन। बैलून लाइक स्ट्रेचिंग होगी। ठीक है, पहले छोटा होगा, जैसे जैसे यूरिन आएगा वो बड़ा हो जाएगा बैलून की तरह। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, इसके ऊपर स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्टिवेट होंगे। उसके बाद सिग्नल गोज टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स मैसेज भेजेंगे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, कि आपकी जो यूरिन की टंकी है वो भर गई है। अब आप लोगों ने देखा होगा आपके घर पे अलार्म लगा होता है पानी की टंकी के अंदर, जैसे ही पानी की टंकी भर जाती है तो वैसे वहां पे एक रिमोट टाइप सेंसर टाइप आप लगा देते हैं वायर की मदद से। वैसे ही हमारा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो मैसेज भेजेंगे। वहां पे तो आपकी अलार्म बोलेगी कि भाई पानी की टंकी भर गई है, इसका बटन बंद कर दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिग्नल जाएगा स्ट्रेच मसल स्ट्रेच रिसेप्टर से ब्रेन को कि आपका यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है, इसको खाली करो। ठीक है, तो ब्रेन बोलेगा आपको, आप नहीं कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो बोल देगा कि हाँ भाई अब इसको खाली करो, ये लिमिट से ज्यादा भर गया है। तो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सिस्टम है यहाँ पे काम करेगा और डेट्रूसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा लग जाएगी। कभी कभी स्कूल में होता है ना कि सर बहुत ज्यादा लग रही है, अब जाने दो। ठीक है, वो कंडीशन आ जाती है। ये किसकी वजह से आता है? डेट्रूसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तब। इंटरनल स्पिंचर ओपन होती है, इसके अंदर दो स्पिंचर्स होती हैं, एक तो इंटरनल स्पिंचर होता है और एक आउटर मतलब बाहर की ओर लगा होता है। तो इंटरनल जो होता है वो इनवॉल्यूंटरी होता है। इनवॉल्यूंटरी मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो हमारी बॉडी के कंट्रोल में होता है, हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है। वो चाहे तब वो उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाहर वाला स्पिंचर वो हमारे कंट्रोल में है, हम जब चाहे तब यूरिन एक्सक्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छी है। तो एक्सटर्नल स्पिंचर ओपन वॉलंटरी कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में होता है, नहीं तो भाई बच्चों की तरह कभी भी कैसे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सिस्टम बहुत अच्छा बनाया गया है। चलिए, उसके बाद लास्ट स्टेप में यूरिनेशन होता है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, लिख भी सकते हैं इसको। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है जो सारी प्रोसेस, इसको ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है,
एग्जाम्पल की बात करें, छोटा बच्चा ब्लैडर भरते ही पी कर देता है क्योंकि उसका एक्सटर्नल स्पिंचर कंट्रोल मेच्योर नहीं हो पाता है, मेच्योर नहीं है तो वो रोक नहीं पाएगा और वो पी कर देगा। ठीक है, तो ये अच्छा सा प्यारा सा एग्जाम्पल है, आपने भी बचपन में कभी ना कभी किया होगा। तो ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट सिस्टम है, डायग्राम आप देख सकते हैं। ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, पॉन्स यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ब्रेन से हमारी एक तो सेंसरी न्यूरॉन आता है, एक मोटर न्यूरॉन आता है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन जो है वो स्ट्रेस रिसेप्टर से मैसेज लेके जाएगा हमारे स्पाइनल कोड और ब्रेन को, और वहां से हमारा जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन लेके आएगा मैसेज को कि भाई इसको खाली करो, या खाली करने का संदेश ब्रेन ने दे दिया है। तो यहाँ पे लगे हुए होते हैं इंटरनल स्पिंचर जो इनवॉलंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और एक्सटर्नल स्पिंचर और डायरेक्टली यूरेथ्रा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से यूरिन बाहर की ओर निकल जाता है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है, यूरिनेशन रिफ्लेक्स क्या होता है। अब बात करते हैं रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस बैलेंस। क्या रोल होता है? काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, हाइपरटेंशन को। किडनी मेंटेन ब्लड पीएच बाय रेगुलेटिंग H+ आयन सिक्रेशन एंड बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन। दो ही आयन को रेगुलेट करके हमारी बॉडी का जो ब्लड का पीएच है वो किडनी रेगुलेट कर लेती है। किसका सिक्रेशन? H+ आयन का सिक्रेशन और बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन। इन दोनों को, एक को सिक्रेट करेगी, एक को रीअब्जॉर्ब करके बैलेंस बना के रखने का काम होता है किडनी का, जिससे ब्लड की पीएच बैलेंस बनी रहती है। किडनी रक्त का पीएच स्थिर रखने के लिए H+ आयन को बाहर निकालता है और HCO3 को वापस अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो हाउ किडनी मेंटेन पीएच कैसे करती है देखते हैं। सबसे पहले H+ आयंस का एक्टिवेशन होगा, HCO3 का रीअब्जॉर्प्शन होगा और हमारा बफर बनेगा, NH4+ फॉर्मेशन होगा और पीएच मेंटेन हो जाएगा। ट्रिक क्या है? इफ किडनी फेल बॉडी बिकम एसिडिक। अगर किडनी फेल हो जाता है तो बॉडी में एसिड बन जाता है, वो इसी वजह से बनता है क्योंकि भाई एक्सक्रीशन नहीं होगा H+ आयन का। H+ आयन क्या है? एसिडिक है, तो बॉडी में एसिड बन जाता है। कभी आप लोगों ने सुने होगा कि किडनीज फेल हो गए हैं, किडनीज में इंफेक्शन हो गया है तो बॉडी में एसिड बन गया। ठीक है, वो यही होता है कारण। एक सिस्टम होता है किडनी का, एक रेगुलेटेड सिस्टम है जिसको RAS सिस्टम बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये काफी सारे चीजों को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो RAS इज ए हार्मोनल सिस्टम दैट रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस इन आवर बॉडी। कैसे? RAS एक हार्मोनल प्रणाली है जो रक्तचाप और शरीर के द्रव संतुलन को नियंत्रित करता है। स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले किडनी सेंस लो बीपी। किडनी को पता लग गया कि भाई लो ब्लड प्रेशर हो रहा है तो क्या करेगा? रिलीज करेगा रेनिन। रेनिन कहां से रिलीज हो रहा है? किडनी से। इसका डायग्राम या फ्लो चार्ट भी हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद रेनिन कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिनोजन की प्रेजेंस में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा। मतलब रेनिन कन्वर्ट करेगा किसको? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ठीक है, उसके बाद एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। और जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ना, ये हमारा काम का यहाँ पे होने वाला है एंजाइम, वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा जिसकी वजह से सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और थ्रस्ट, थोड़ी प्यास लगेगी। ठीक है, तो ये हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है। इसका डायग्राम है, लीवर है, लीवर से रिलीज होता है एंजियोटेंसिनोजन और किडनी से रिलीज होता है रेनिन। रेनिन बेसिकली एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और लंग्स से हमारा रिलीज होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, ये बेसिकली एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करेगा। और ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है एक काम करेगा, एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाएगा और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड H2O को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ ये ब्लड वेसल्स को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो ये दो काम होते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड के। ठीक है, इस तरीके से हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, ब्लड फ्लूइड रेगुलेट हमारा किया जाता है RAS सिस्टम से। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट, डिसऑर्डर ऑफ किडनीज। किडनी में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं ये भी जानना जरूरी है, शॉर्ट में जानेंगे। सबसे पहले आता है एक्यूट किडनी इंजरी। सडन फेलियर होता है टॉक्सिन की वजह से, शॉक, ट्रक की वजह से ये हो सकता है। क्रोनिक किडनी डिजीज, स्लो डैमेज होता है इसके अंदर, लॉन्ग टर्म डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस इन्फ्लामेशन इसके अंदर हो जाता है।
किडनी स्टोन तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, जिसकी वजह से सीवियर पेन होता है यूरिनेशन के टाइम। ठीक है, इसके अलावा यूटीआई आप लोगों ने सुना होगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बेसिकली जो वुमेन्स होती हैं उनके अंदर देखा जाता है, क्योंकि उनका यूरिनरी ट्रैक का जो साइज है बहुत कम होता है। कल के लेक्चर में, परसों लेक्चर में मैंने बताया होगा आप लोगों को। इकोलाई इन्फेक्शन की वजह से होता है, बर्निंग मैच्यूरेशन होता है, मतलब यूरिनेशन के टाइम बहुत बर्निंग फील होता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इसमें क्या होता है, हाई ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ग्लोमेरुलस डैमेज इससे हो सकता है। हाइपरटेंसिव किडनी डैमेज, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नेफ्रॉन डैमेज हो सकते हैं। तो ये हमारा यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं ये भी आप लोगों को कमेंट करना है, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए चीजों को बेहतर करने में, क्योंकि हम सेकंड सेमेस्टर तक ही सीमित नहीं रहना चाहते हैं। आप लोगों के लिए हम 8 सेमेस्टर तक मेहनत करेंगे, उसके लिए आप लोगों को हमारे साथ खड़े रहना पड़ेगा, हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम आपके साथ हैं। अगर नहीं भी करोगे तो भी हम आपके साथ हैं, हम छोड़ के नहीं जाने वाले बेटा। एक टीचर का फर्ज होता है कि आप बच्चों को बीच में नहीं छोड़ सकते, चाहे बच्चे पढ़े ना पढ़े। हमारा फर्ज है आपको समझाने का, अच्छे नोट्स देने का, अच्छे लेक्चर्स देने का। अगर अच्छे लेक्चर लग रहे हैं तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।